नमस्ते दोस्तों, आज के इस कड़ी में हम देखेंगे कि टॉर्सन एंगल और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में एंगल डायहेड्रल एंगल का क्या रोल है और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है और रामाचंद्रन प्लॉट क्या है। इससे पहले हमने देखा था कि अमाइनो एसिड और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी MCQ भी किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायहेड्रल एंगल जो है उसको हम टॉर्सन एंगल भी बोलते हैं, उसी को हम कॉन्फॉर्मेशनल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रखा है ना, बुक के साइज का बुक जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये बुक क्या है कि यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस कार्बन से जो है कोई ए डिफरेंट कंपाउंड और बी दूसरा भी कोई डिफरेंट कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका जो एंगल होता है ना, इस एंगल को इस वाले को तो हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी CB और इस जो CC के बीच का जो इसको भी हम एंगल बोलते हैं। मान के चलिए इसको हम अल्फा रख दिए, इसको हम बीटा रख दिए। ठीक है ना, और ये जो है टोटल इसका ये वाला चीज़ जो है ये आपका बॉन्ड लेंथ हो गया। तो टॉर्सन एंगल के डायहेड्रल एंगल क्या होता है कि पहला और चौथा जो एटम है, एटम B एटम A, इसके बीच में ये C2 है, 2 एटम और है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट चौथे के बीच का जो एंगल होता है ना, ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले के बीच में एंगल जो होता है, इस तरह से हम कर सकते ड्रॉ। ये एंगल जो होता है ना, उसको हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। इसको हम और अच्छे से देखें तो ये मान के चलिए, इसको आप किताब मान लीजिए, किताब को आप खोलें तो उसमें जो मान के चलिए आप खोलें, किसी किताब को हम 90 एंगल पे खोलें, डायहेड्रल एंगल 90 हो जाएगा। उसी को हम 180 पे खोल दिए, पूरा आप रख देते हैं तो उसको 180 डिग्री हो गया। इस केस में यदि हम बोले कि भाई ये फाई कितना है, तो 90 से भी कम है, लगभग में 60-70 के आसपास का इसका डायहेड्रल एंगल है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम चलिए और एग्जांपल देखते हैं साइड व्यू न्यूमैन प्रोजेक्शन और के थ्रू। कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ये होता है कि आप किसी कंपाउंड से मान के यहाँ से आँख लगा के आप देख रहे हो, तो इस केस में आपको कैसे दिखेगा और इस केस में आपको कैसे दिखेगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जब आप इधर से देख रहे हैं तो ये आपको ऐसे दिखेगा। इस केस में आपको ऐसे लगेगा कि भाई A और B बिल्कुल पास पास है, जबकि है तो ऐसे। ठीक है ना, तो इस केस में आपका जो डायहेड्रल एंगल आपका बन रहा है इस कंपाउंड का, वो 0 है। मान लो किताब बंद है और किताब जब खोल दिए, ये आपका देख ली B इस साइड आ गया पलट के, और इस दोनों के बीच का जो एंगल आप देखो तो 180 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल है इसी को हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं, इसी एंगल को हम टॉर्सन एंगल कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन स्ट्रक्चर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पे। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है और ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है आपके कार्बोनाइल ग्रुप पे। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप पे जब करता है अटैक, तो ये क्या करता है कि ये बॉन्ड टूट के इसको चला जाता है। बोला भाई मैं तो 4 ही ले सकता हूँ, कार्बन तो पता ही है ये तो 4 ही ले सकता है वैलेंसी, ऑलरेडी इसके पास 4 था, फिर भी यदि ये बोल रहा है कि अटैक कर रहा है तो ये इससे टूट जाएगा। ठीक है ना, और जो है एक बॉन्ड उससे बन जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके अमोनिया के जो था 2 हाइड्रोजन उसको लेके एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव कर लेगा। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस भी बोल दिए। और इस केस में जो एनर्जी जो नीड होता है इस रिएक्शन करने में +12 किलो जूल, मतलब 12 किलो जूल पर मोल, और ये एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एनर्जी के रिक्वायरमेंट हो गई यहाँ पे। तो एक तरह से ΔG का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई ΔG की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए किसी भी फिजिबल या फेवरेबल रिएक्शन के लिए, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं रिएक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली, या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए या डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन कर लीजिए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये टोटल प्रोसेस आपका कहाँ होता है सेल में, आपका होता है राइबोसोम में। राइबोसोम पता ही है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे जब mRNA न्यूक्लियस से चल के आता है
ये आने के बाद यहाँ पे जो बड़ा सब यूनिट है ना 50S मान के लिए बैक्टीरिया केस में, यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। जो एंजाइम क्या करता है कि आपके जो अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा होता है ना, उस एक अमीनो एसिड को, और ये यहाँ पे एक दूसरा साइट होता है जहाँ पे ऑलरेडी ये जोड़ता चला जाता है, एक अमीनो एसिड जैसे नया आया उसको फिर यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और ये आपके राइबोसोम में होता है और यहाँ पे उस एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है, ये 12 किलोजूल पर मोल, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। अभी जो आप देख रहे थे किताब के शेप में वो जो स्ट्रक्चर, ये भी वही बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं, उसी टाइप से है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि जो आपका सिंगल कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनता है ना, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है जब कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग रहती है। लेकिन जब इस केस में हम यदि देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब ये छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके रेजोनेंस के कारण इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप नीचे के आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में, कि कैसे नाइट्रोजन के पास जो 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है वो इसको इस बॉन्ड को दे देता है, और यहाँ पे जो होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। और आपका इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये बॉन्ड का जो बना लेता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसके CN के बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, एक तरह से डबल बॉन्ड की तरह हो गया। इसीलिए CN का जो बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से कम हो जाता है और 1.33 हो जाता है। और आप लोग को पता होगा जब सिंगल बॉन्ड रहता है ना तो इजीली CN आपस में आप रोटेशन हो जाती है, बॉन्ड की रोटेशन। लेकिन जब पार्शियल डबल बॉन्ड चार्ज होता है तो इसके चारों तरफ का रोटेशन जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, नहीं हो पाता है। फिर जो आपका बॉन्ड एंगल और ये सब जो देखने को मिलता है ना, वो इसके अल्फा कार्बन के चारों तरफ का, मान के चलिए ये आपका जो है अल्फा कार्बन है, ठीक है। और ये अल्फा कार्बन का इस साइड का जो एंगल है ये आपका साई हो जाता है, और ये आपका फाई हो जाता है, ठीक है। यही 2 एंगल जो होता है ना, ये आपका टॉर्सन एंगल होता है। और टॉर्सन एंगल को जो होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में। और ये जो आपका R1 ग्रुप देखते हैं ना, साइड चेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि साइड चेन में आपका ग्लाइसिन केस में ले लें कि मान लीजिए साइड चेन, उसमें क्या होता है, H होता है, तो यहाँ पे फ्रीली ये फाई और साई रोटेशन होने देता है। लेकिन यहीं पे यदि प्रोलीन आ गया, प्रोलीन के केस में पता ही है आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, और यहाँ पे आपका एसिड ग्रुप रहता है। तो ये इम्यूनो ग्रुप जो रहता है इस केस में आपका क्या होता है, फ्री रोटेशन नहीं होने देता है। तो अल्फा हेलिक्स में आप प्रोलीन जो होता है जहाँ पे रोटेशन हो वहाँ पे नहीं दिखता आपको। तो ये जो इसका क्या फाई और साई का क्या एंगल होगा, ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। एक तो साइड चेन पे भी डिपेंड करता है कि भाई इस दोनों को हम फ्रीली रोटेट करने देंगे कि नहीं रोटेट करने देंगे, और रोटेट करने देंगे तो भाई कितने एंगल पे रोटेट करने देंगे, और क्या एंगल होगा तो किस टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ फाई और साई को यही जो डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रोटीन का कौन सा एंगल पे फाई और साई वैल्यू क्या होगा, यही प्लॉट जो डिस्कवरी की थी ना, वो अपने इंडियन साइंटिस्ट थे रामाचंद्रन जी, उन्होंने किया था फाई और साई को। वो आगे हम देखेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टॉर्सन एंगल समझ गए आप लोग कि भाई ये जो होता है आपके अल्फा कार्बन के दोनों साइड होता है। इस वाले साइड को आप क्या कहोगे, फाई, इस वाले साइड को आप क्या कहोगे, साई। इस दोनों को एंगल का रोटेशन होता है, जैसे किताब जैसे आप खोलते हो, ठीक है ना।
मान के किताब आप खोलते हैं तो ये वाला एंगल जो होता है ये कितना देर बाद, चलो हम 180 पे खोल लेते हैं या 90 पे खोल लेते हैं। कभी कभार ये चीज़ आपके स्पेस पे भी डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ बैठे हो, ठीक है। और टॉर्सल एंगल को हम समझना चाहें कि जैसे दो दोस्त है, ये मान के चलिए दो दोस्त है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों जो हाथ मिलाया, दोस्ती कर ली, तो भाई एक तरह से ये जो दोस्ती की ना, समझ रहे हो ना, ये दोस्ती जो की, ये आपस में ये कितने घुलेंगे मिलेंगे, ये इनकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्राइटेरिया कौन तय करता है? वो आपका तय करता है ये R1 ग्रुप जो आपका साइड चेन होता है, ठीक है ना। ये हम कितने अपने दोस्त को अपने करीब आने देंगे या कोई हमको करीब आने देगा, एक लिमिट दायरे के बाद आप नहीं जा सकते वहाँ पे। वही इस दोनों के रोटेशन को ये जो रिस्ट्रिक्ट करता है R1 जो आपका साइड चेन, इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्सन एंगल के अलावा आपका देखिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस भी प्ले करता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, और जो होता है आपका नॉन बॉन्डिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। वही चीज़ हो गया हिंड्रेंस की तरह भी एक बॉन्ड स्ट्रेचिंग भी प्ले करता है और एंगल बेंडिंग भी प्ले करता है। ये 3-4 चीज़ें मिल के जो होता है ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि भाई ये कैसा फोल्डिंग होगा इस प्रोटीन का। अब यदि हम इस केस में ये स्ट्रक्चर आप देखिए, पेप्टाइड चेन N से C की तरफ जा रहा है। आपको पता होगा जब पेप्टाइड चेन हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो N रहता है आपका लेफ्ट साइड में और C रहता है आपके राइट साइड में। अमीनो ग्रुप यहाँ पे रहता है N टर्मिनल पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है आपके राइट टर्मिनल पे, इसीलिए N to C जाता है। और इसमें आप ये बताया हुआ है यहाँ पे जो देखिए ये जो 1.32 बता रहा है और NC का एंगल यहाँ ये बॉन्ड लेंथ भी बता रहा है, ये इसका बॉन्ड लेंथ C और C अल्फा का बता रहा होगा, ठीक है ना। और ये आपका वही चीज़ है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया C अल्फा। और ये एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि भाई जो हमारा ये पेप्टाइड बॉन्ड है C और N, इसके चारों तरफ का एंगल को हम ओमेगा बोलते हैं और इस C और C अल्फा के बीच को हम साई बोलते हैं और N और C अल्फा के बीच को हम फाई बोलते हैं और जो साइड चेन में जो एंगल बनते हैं उसको हम चाई बोलते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे चाई एंगल का भी डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4 प्रकार का एंगल होता है। एक होता है ओमेगा, एक होता है फाई, एक होता है साई, पी साइलेंट होता है, और एक होता है चाई। 4 प्रकार का एंगल होता है वो जो इस प्रोटीन फॉर्मेशन में होता है। तो ये ओमेगा एंगल जो होता है ना, ये एंगल होता है आपके पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड होता है। ये मान के चलिए C और N पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसके अराउंड की जो एंगल होगी ना, ये आपकी कहलाएगी ओमेगा एंगल, ठीक है। और जो आपकी ये C और C अल्फा के बीच का एंगल होगा वो कहलाएगी साई, और N और C अल्फा के बीच का एंगल जो होगा वो कहलाएगी फाई। चूँकि यहाँ पे ये मान के चलो ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड का C अल्फा के अराउंड का बॉन्ड दिखा रहा है, इसीलिए फाई 1 साई 1, ये दूसरे दिखा रहा है इसीलिए यहाँ पे फाई 2 साई 2। और यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब सारा, और इसका जो C अल्फा से जुड़ा जो रहता है आपके साइड चेन, वो ये सारे मिलके स्ट्रक्चर का डिफाइन करेगा। अब देखिए साइड चेन में क्या होता है। साइड चेन में मान के चलिए आपका जुड़ा हुआ है, मान के चलिए ये कंपाउंड, मान के चलिए साइड चेन में आप लाइसिन ही ले लीजिए या कोई और सा भी अर्जिनिन ही ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि भाई ये हर जो 2 कार्बन के बीच का जो होता है ना एंगल, उसको हम चाई एंगल कहते हैं। और ये यहाँ पे 5 एंगल बना हुआ है, 5 चाई एंगल है इसमें, ठीक है ना। तो आप सारा क्लियर हो गया होगा ओमेगा, फाई, साई और चाई एंगल क्या होता है। और ये आपका टिपिकल अमीनो एसिड है, इसका साइड चेन होता है। और एक चीज़ और जो हम बताना चाह रहे थे कि भाई हम इसके पिछले स्लाइड में बता देते हैं कि ये जो होता है ना R ग्रुप और ये O ग्रुप, ये एक ही साइड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही साइड है, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया। नहीं, ये ट्रांसफॉर्म है,
यदि RR सेम साइड आता है तो सिस होता है। और ज़्यादातर जो अपने प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ये ट्रांस ही पॉसिबल है, सिस वाले नहीं एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपका देखिए कि अमीनो एसिड जो मैं बोल रहा था, इसमें आपका ये अमीनो ग्रुप है, ये आपका एसिड ग्रुप है, और ये आपका H है, और यहाँ पे अल्कोहल। ये आपका जो साइड चेन है यही डिपेंड करता है साइड चेन कैसा है तो उसका रोटेशन कैसे होगा। जो ग्लाइसिन केस में सिर्फ H रहता है तो फ्रीली रोटेशन होता है, वो अलाउ करते हैं किसी प्रकार का घूम जाओ। और फिर यदि इस पर प्रोलीन रहा कोई लेंथी स्ट्रक्चर रहता है तो इसमें हिस्टेरिक हिंडरेंस देखा जाता है। प्रोलीन तो लगभग में ना के बराबर ही रोटेशन होने देता है। और ये टिपिकल प्लेन स्ट्रक्चर, वही बुक स्ट्रक्चर आपको वही दिखाया गया है कि भाई कैसे C अल्फा है ये, और उसके अंदर ये जो बॉन्ड है ये आपको मान के चलिए फाई है, ये वाला एंगल जो है ये साई है, ये कैसे रोटेट करता है एक तरह से वही चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 अमीनो एसिड मिलके यहाँ पे R ग्रुप है, तो ये स्टेरिक हिंडरेंस करके स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन हो। तो भाई अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टेरिक हिंडरेंस है वो फाई और साई को वैल्यू किस प्रोटीन के लिए कितना होगा, ये डिस्कवरी रामाचंद्रन जी ने किया था। हम वो अगले स्लाइड में देखेंगे। रामाचंद्रन जी आप जानते हैं कि इनका नाम था डॉक्टर गोपाल समुद्रन नारायण अय्यर रामाचंद्रन। नारायण अय्यर इनके पिताजी का नाम था। ये जब फिजिक्स में टॉप किए थे ना मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो इनके पिताजी इनको दिल्ली भेजा था कि भाई जाओ वहाँ पे और UPSC का तैयारी करो, पर गए वहाँ पे फेल हो गए। फिर दोबारा IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जाके डॉक्टर जो CV रमन जी थे उनके अंदर में जाके इन्होंने अपना MSc और PhD किया। फिर आगे जाके इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ से भी इन्होंने डॉक्टरल डिग्री की, PhD की। इनका क्रिस्टलोग्राफी पे पकड़ था। इनकी जो 3 सबसे जो उत्तम फाइंडिंग कहा जाए ना, 3 जो रिसर्च जो था जो मेजर था, एक उसमें था आपका स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, वो यही है 2D मैप ऑफ द फाई साई प्लेन, कि भाई कौन सा परमिट एलो कौन सा करेगा, वो जो स्टेरिक हिंडरेंस, डिफरेंट टॉर्सन एंगल, ये सब सारा जो चारों चीज़ मिलके जो भाई कौन सा फिजिबल है, कौन सा पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये आपका फाई है, ये आपका साई है, 2 प्लेन है। और ये दोनों प्लेन के बीच में जो आपका 360 डिग्री बना रखा है, एक इधर से पॉजिटिव इसके इधर से नेगेटिव। और अल्फ़ा केस में आप देखिए यहाँ पे कि भाई ये वाली जो वैल्यू होगी ये निगेटिव में फाई है, और ये भी वैल्यू जो है निगेटिव में है। मान के चलिए ये यदि 90 है तो ये 45-40 के आसपास ये हो गया। ये यदि इधर 90 है तो ये भी 50 के आसपास हो गया। फाई के केस में ये होता है। आगे के स्लाइड में बताएंगे अल्फा हेलिक्स के लिए क्या होता है फाई और साई वैल्यू। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे बीटा सीट स्ट्रक्चर, और इनका जो दूसरा सबसे बड़ा रिसर्च था वो ट्रिपल हेलिक्स का कोलेजिन फॉर्मेशन, जो कोलेजिन जो प्रोटीन होता है मसल्स में, और ये इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है तो इन्होंने ही बताया था। ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है और वो भी आपके इसी रीजन में पाया जाता है। तो उस पे केस में भी आपका फाई जो होता है, साई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और फाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। और ये जो होता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का वो पोजीशन, और ये वाला जो है ये आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है। और तीसरा इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो था फाइंडिंग था वो था एक्स रेडियोग्राम, मतलब शेडो से, जैसे हम एक्सरे किया, एक्सरे करके आपको एक शेडो सा आ जाता था, और उस शेडो से कैसे स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन होगा उसको हम एक्स रेडियोग्राम कहते हैं। ये भी इन्हीं की डिस्कवरी थी। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कभी इनके ऊपर बढ़िया से वीडियो बनाएंगे, वैसे बना भी ICAR मोहाली का हम देखे हैं, उसका वीडियो बना हुआ है। और ये है कि डिफरेंट रीजन आपको देखिए, ये अभी वही चीज़ बता रहा था कि ये वाला रीजन जो है ये आपका पैरेलल बीटा सीट के लिए है, ये एंटी पैरेलल बीटा सीट के लिए है, और ये कोलेजिन ट्रिपल हेलिक्स के लिए है, और राइट ट्विस्टेड बीटा सीट के लिए है। ये वाला आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए, और ये वाला राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए। तो ये फाई और साई डिफरेंट एंगल है, ये इन सब के लिए अलाउ है, बाकी जगह पे अलाउ नहीं है कोई रोटेशन। ये ग्लाइसिन का तो कहीं भी आ जाएगा, लेकिन और किसी और के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फाई और साई का पॉसिबल जो
डायरेक्शन या एंगल के हैं, पॉसिबल डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए जो कौन सा रीजन कितना अलाउ करता है, ये जो चार्ट है ये रामाचंद्रन जी ने बताया। और फिर ये यहाँ पे हमने बता रहे हैं कि भाई वो जो एंटी पैरेलल बीटा सीट है उसके केस में फाई क्या होगा, साई क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ठीक है। रेसिड्यू पर टर्न कितना होगा, ट्रांसलेशन पर रेसिड्यू कितना होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो 310 हेलिक्स है या राइट हैंडेड हेलिक्स है, -57 फाई था और साई 47 था। ओमेगा ज़्यादातर केस में क्या होता है कि 180 ही रहता है, ठीक है। ये जीरो केस में जब उसी जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होगा, जीरो कब होगा कि भाई जब H मान के चलिए ये आपका N है और ये आपका C है और O दोनों एक ही साइड रहेगा, सिस फॉर्मेशन हो जाएगा। उस केस में ये एंगल जो होता है ना ओमेगा वो जीरो हो जाता है। तो ये पॉलीप्रोलीन वाले केस में प्रोलीन का ही ग्रुप है, प्रोलीन आ जाए तो इसको ओमेगा के लगभग में जीरो कर देता है। और फिर जो है प्रोलीन यदि सीधा रहता फिर तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं था। और ये जो सोर्स है ये आपका क्रैगटन 1993 का डिस्क्रिप्शन था, वहाँ से लिया गया है। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए। आगे के वीडियो में हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर में भी फिर आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।